इस समय अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो एकदम डर का माहौल बना हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो 1.5% आज निफ्टी गिरा है, मिड कैप 4% से करेक्ट हो गया है। वहीं बात करेंगे अगर हम स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप भी लगभग 4% से 4.25% से करेक्ट हो गया है और यही लगभग आज के दिन 5% तक ये करेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके रिकवर किया, फिर ये लगभग 4 पे रुका हुआ है। अब इस वीडियो में आपको क्या पता चलेगा कि देखिए 5 मेजर रीजन क्या है जिससे मार्केट ये कंटिन्यूअसली क्रैश हो रहा है, कहाँ रुक सकता है, कहाँ आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, क्या हमको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, हिस्ट्री में क्या हुआ है, हिस्ट्री में अगर ऐसी चीज़ होती है तो मार्केट कब रिवर्स करता है और हमको अपना पैसा डिप्लॉय करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो हमारी अर्निंग है या फिर जो हमारी जितनी भी हमने एनएवी कलेक्ट की है, जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बेच के अभी निकल जाना चाहिए, बिल्कुल सही मौका है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर डेफिनेटली सभी लोगों के माइंड में गूंज रहे होंगे, बिकॉज मार्केट ने पूरा अपना ब्लड वार जिसे बोलते हैं ना, मार्केट में एक ब्लड वार नाम का वर्ड है जिसे बोलते हैं खून की होली, ठीक है, तो खून की होली चालू हो गई है इस समय। तो देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस मिलेगा डेफिनेटली, और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, तो पूरा देखना विदाउट स्किप किए, रिक्वेस्ट यही है, मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट गिर ही क्यों रहा है, ठीक है? ऑफ कोर्स सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मली देखिए जो सबसे बड़ा मेन कारण है मार्केट गिरने का, जो सबसे ज़्यादा आज अगर हम बात करेंगे इस पूरे वीक में काफ़ी मेजर करेक्शन, एडवांस जो करेक्शन जिसे बोलते हैं, वो हुआ है, ठीक है? तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज़ हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 मंथ में इन्होंने अपना हाई हिट किया है जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं। जी हाँ, क्रूड ऑयल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मार्केट से। जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। न्यू सैंक्शन ऑन रशियन सप्लाईज़, ठीक है? पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा आपका जो रुपी है, डेफिनेटली रुपी अपना 86.2.7 रुपीज़ के आ गया है, यानी कि आपको $1 के लिए 86.27 रुपीज़ खर्चने होंगे। तो ये ऑल टाइम लो पे अपना रुपी आ गया है, हिट कर गया है। और इकोनॉमी स्लो डाउन जो है, जी हाँ, इकोनॉमी स्लो डाउन है, वो कंटिन्यूअसली होती जा रही है। यही एक रीज़न होता है रुपी को ऑल टाइम लो हिट करने का। तो ये रुपी भी अपना ऑल टाइम लो हिट कर रहा है। देखिए देखिए, जब मार्केट गिरता है ना, तो कई चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी होके एकदम सडन इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कंटिन्यूअसली सेलिंग चालू करे हुए हैं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनवरी की, तो जनवरी में ही इन्होंने 21,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये रुक गए हैं, कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ये ट्रेंड है, अभी कंटिन्यू है, यानी कि सेलिंग अभी कंटिन्यूअसली चल रही है। और जो तीसरा और जो चौथा सबसे बड़ा मेन रीज़न होने वाला, कंपनी की वैल्यूएशंस तो हाई हैं, लेकिन अर्निंग उतनी नहीं है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं, जिसका पी ज़्यादा है, जिसे प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे तो कंपनी का पी ज़्यादा है, अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक ये भी कारण है, क्योंकि इसमें जो इंडियन इक्विटीज़ है, हालाँकि यहाँ ग्रोथ हो रही थी, तो ये सब चल रहा था, लेकिन अभी ग्रोथ नहीं है, थोड़ी-सी अर्निंग भी कम है और पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ एक करेक्शन का एक चांस बन जाता है। और जो चौथा मेजर रीज़न बन जाता है, वो ग्लोबल मार्केट का वीकनेस है। देखिए, यूएस का जो जॉब डाटा था, जो फेडरल रिजर्व के रेट कट होने थे, वो डैम्पनिंग ग्लोबल सेंटिमेंट जितने भी थे, जो एक पॉजिटिविटी को थोड़ा-सा ट्रिगर करने के लिए काफ़ी थे, वो चीज़ें नहीं हुई और सारे सेंटिमेंट के मुताबिक, तो वहाँ कहीं न कहीं ये एक नेगेटिविटी का कारण बन जाता है। और जो आपका पाँचवां रीज़न यही भी है कि यूएस और जो एशियन मार्केट थे, वो गिरे हैं, जिससे इंडियन इंडाइसेस में भी थोड़ा-सा आपको प्रेशर देखने के लिए मिला है। कि पाँचवां जो सबसे खतरनाक रीज़न मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जब भी बजट आने वाला होता है, तो थोड़ा-सा ये ऐसा कॉशन रहता ही है, थोड़ा-सा इन्वेस्टर को लगता ही है डर कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या आने वाला है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार इसमें कुछ अच्छा निकले इस पोटली में, ठीक है? तो इन्वेस्टर इसके लिए कॉशन ज़रूर ले रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे हम क्या करें, ठीक है? आगे क्या होना चाहिए, क्या सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, क्या चीज़ें रहेंगी और क्या हमें पैसा रखना चाहिए, क्या इसकी वैल्यूएशन सही आ गई है, कब तक आ गई है, उस बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, क्या निफ्टी और जितने भी मिड कैप, स्मॉल कैप, इनकी वैल्यूएशन सही आ गई है या अभी इनमें प्राइस अर्निंग के हिसाब से और करेक्शन होना बाकी है? चलिए वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की टॉप 50 कंपनी यानी कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग, यानी कंपनी कितना पैसा आखिर कमा पा रही है। देखिए, इनका जो प्राइस टू अर्निंग नॉर्मल जो पी होना चाहिए, वो 17 टू 21 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? अगर इतना इनका पी होता है तो लगभग ठीक माना जाता है। माना जाता है कि कंपनी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है। तो अगर हम बात करेंगे अभी निफ्टी का पी जो करंट है, आज जिसने हिट किया है, वो 21.6 का हिट किया। मैंने बताया आपको एक इनकी अपर लिमिट 21 का होगा, तो लगभग ठीक है, यानी कि ये लगभग सही वैल्यूएशन पर पहुंचने की कहीं कगार पर है। लेकिन 0.6 का अंतर आ रहा है, तो 0.6 का अंतर तभी पूरा होगा जब 1-2 हज़ार पॉइंट की और गिरावट होगी, ठीक है?
तो 0.6 ऐसा मत समझ लेना। तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा, तो लगभग एक मान सकता हूँ कि यहाँ पर आपको बैकवर्ड पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। अभी बात करते हैं मिड कैप। देखिए अगर मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप का जो पी होना चाहिए वो लगभग कितने के बीच में होना चाहिए, 21 से 30 मानक दिया गया है। इसके अगर बीच में पी अगर होता है मिड कैप का तो लगभग ठीक माना जाता है। अगर हम मिड कैप के अभी की पी की बात करेंगे तो 40 का जो प्राइस टू अर्निंग पर ये पहुंच गया है और रिक्वायरमेंट कितना है 30। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अभी भी ओवर वैल्यूएशन है मार्केट, हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है लेकिन यहाँ और ज़्यादा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर कहीं ये अपनी प्राइस को मैच कर पाएगा। इतनी ज़्यादा अभी वैल्यूएशन हाई हो गई है। और हाई किस लिए हुई है, कोरोना के बाद जितने भी ज़्यादा इन्फ्लो आया है, पैसा आया है, भर भर के पैसा डाला गया है, चाहे किसी कोई भी म्यूचुअल फंड भाग रहा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं स्मॉल कैप का पी क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हिस्ट्री में हुआ है तो उसके बाद कब ट्रेंड रिवर्सल मिला है देखने के लिए और लोगों ने क्या किया है, तो किससे बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए अभी देखिए बात करते हैं स्मॉल कैप के पी की। तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए सेम रेंज है, 21 से 30 के बीच में अगर पी होता है, लगभग 25 से 30 के बीच में भी होता है पी, तो भी लगभग सही ठीक ठाक वैल्यूएशन पर पी इनका माना जाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो स्मॉल कैप का जो पी पहुंच गया है वो 32.6 तक पहुंच गया है ऑलरेडी, जो आज के मार्केट के करेक्शन के बाद। ये मैं आज का करंट का डाटा दिखा रहा हूँ आपको, तो लगभग ठीक ठाक वैल्यूएशन पहुंच गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायरमेंट है जैसे कि पता है। तो अभी भी जो मिड कैप है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्मॉल कैप एंड उसके बाद आपका निफ्टी 50। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं डाटा की बात करेंगे, कब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है और क्या हमें आगे फ्यूचर में करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक ऐसी चीज आज दिखाने वाला हूँ जिससे आपका थोड़ा सा डर कम होगा। ठीक है, आपने अगर 10 लाख रुपए, मानता हूँ मैं, एकदम एकदम पीक पे डाल दिया, मान लेता हूँ 2024 पर पीक पे डाल दिया, 26,000 जो इसका पीक बना था 277 रुपए बना था, 26,277 रुपए लगभग इसका पीक बना था। यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या होता, ठीक, या तो क्या होगा, मार्केट कितना करेक्ट होगा, उससे आपको डर कैसे शांति मिलेगी ये मैं बताता हूँ। मानता हूँ मैं, देखिए मार्केट 2008 जैसा नहीं गिरेगा, अभी भी इतना चांसेस नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन में भी अभी हमने देखी। अगर 2008 में भी अगर आपने डाला होता तो क्या होता मैं देखता हूँ। देखिए 2008 में 40% तक मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक। 16 जनवरी अगर 2008 में आपने अगर पैसे को डाला होता तो उस समय तो उसकी वैल्यू 10 ही लाख रुपए होती, लेकिन ठीक एक साल बाद, हाँ ब्रदर, एक साल बाद क्या होता, आपका पैसा बढ़ने की वजह 7 लाख लगभग 6.5 लाख रुपए से कम हो गया होता। सिर्फ 10 लाख की वैल्यू घटकर 3,37,000 रुपए रह गई होती। सोचिए आप, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होगा, जो शॉर्ट टर्म में देख के आया होगा, जो रिटर्न देख के आया होगा, वो तो यहाँ आधे को तो पैनिक होकर सीधा निकल जाएंगे, आधे को हार्ट अटैक आएगा अगर कुछ बड़ा अमाउंट डाल दिया हो, लोन वोन लेके डाल दिया होगा। तो इसीलिए, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है, जिससे भरोसा है कि चलो ठीक है लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में आप रहते हैं तो ये मार्केट की चाल है, हालांकि ये रिस्की एसेट जरूर है, गारंटी कुछ भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपने इक्विटी पे भरोसा किया है, बैठ लिया है, तो अगर आप रियलाइज करते हैं, और ये डाटा झूठ नहीं बोलता, ये हिस्ट्री बता रही है, ठीक है, यहाँ सारा डेट वगैरह लिखा हुआ है, देखिए 2009 में क्या हुआ होता, 3,37,000 रुपए रह गया, लेकिन इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, एक साल के लिए तो किया नहीं, तो उसको उसका बेनिफिट भी मिलता एक साल बाद। हालांकि उसकी 10 लाख तो नहीं, लेकिन जो उसका अमाउंट है 8,36,000 रुपए हो गया होता, ठीक है। और अदर एक साल इंतजार करने के बाद उसका वही अमाउंट 10,50,000 रुपए हो गया। तो अभी वो यहाँ सोचता है कि यार मार्केट तो बेकार है, निकल जाता हूँ यार, 10,50,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो नहीं निकला। अब उसको लालच आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी वो क्या करता, अगले साल फिर रुक जाता, फिर 8.5 लाख रुपए ही रह जाता। अभी वो सोचता है यार काश निकल जाता यहाँ पर, पैसे तो एटलीस्ट पैसे के तो पैसे वापस मिल जाते ना, इससे अच्छा कहीं एफडी में डाल देता। और मैं वादा करता हूँ कई लोग निकल भी गए होंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो लोग बना रहा उसका देखिए 11.60 हुआ अगले साल, फिर भी कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली, 14 में भी कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली, और 14 में उनका पैसा 11,89,82,000 ही सिर्फ हुआ। लेकिन फिर क्योंकि पैसा बना रहा, पेशेंस का ही पैसा होता है मार्केट में, वही 10 लाख रुपए जो घटकर 3 लाख रुपए रह गए थे वो 24 लाख रुपए बन जाते हैं, यानी कि 2015 में। कब की बात है, 8 कितने साल हो गए यहाँ पर, 8 दूनी 16, यानी कि 7 साल बाद, ठीक है। 7 साल बाद वही पैसा 24 लाख हो गया होता, फिर 28 लाख, फिर 33 लाख, फिर 37 लाख, फिर 34 लाख, फिर 10 लाख बाद कभी भी मुड़कर नहीं देखा। वही पैसा 10 लाख बढ़कर 75 लाख हो गया, फिर 75, 74, फिर 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। तो ये होता है लॉन्ग टर्म की पावर। मेरा देखिए ये दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है, मैं हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डरना नहीं है, पैसा घटता बढ़ता रहता है इक्विटी मार्केट में। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो ग्रो को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, सबसे अच्छा है अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपकी एसआईपी फिर भी कटती रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब आपको लगता है कि चलो ठीक है 2 महीने 4 महीने में एक बार देख लीजिए, नहीं मन करता वो भी मत देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ 6 महीने में अगर एक बार देखेंगे तो भी आपको चलेगा, बस अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन रखिए और एसआईपी कटवाते रहिए, ठीक है। और
एसआईपी कंटिन्यू रखिए, मैं भी एसआईपी कंटिन्यू रख रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को कोई भी सलाह नहीं देना चाहता हूँ। बात रही लमसम की, लमसम के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है। मार्केट जैसे 24,000 पर अभी है या 23,000 पर मार्केट आज पहुंच गया है, तो यहाँ पर मार्केट अगर आपके माने आपने आज इस पॉइंट पर लमसम किया कुछ अमाउंट, ठीक है, अभी यहाँ से 5% मार्केट गिरता है, 5% यानी कि 1200 पॉइंट और मार्केट गिरता है, तब आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि लगभग 21,800 पे अगर लमसम थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं। और एटलीस्ट लमसम को अपने 4 पार्ट में डिवाइड करिए, एकदम अमाउंट पूरा मत झोंकिए। चलिए, इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिला एक बार ये मुझे ज़रूर बताना। और जो उसकी करंट ग्रोथ है वो आज के समय में पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,25,69,000 रुपए है, यही 3 लाख रुपए जो रह गया था। तो ये चीज़ से काफ़ी आई थिंक काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और जो काफ़ी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है शायद उसमें कुछ सुधार आए। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना। स्टे हेल्दी।